मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्यूट क्यूट सी स्टोरी। चलिए इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के मेन कपल सीजन और वेंजू को देखते हैं। दोनों यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले थे। वेंजू अपने सिस्टर लिली की जगह यहाँ पर आए हुए थे। उसके पेरेंट दूर से ही बैठ करके ये सीन देख रहे थे। तभी सीजन एंट्री लेता है। वो वेंजू को यहाँ पर एक झलक देखता है और देख के वहाँ से जाने लगता है। वेंजू को ऐसा लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती है देखो सिर्फ अपना 2 मिनट मुझे दे दो। आई नो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन मेरे पेरेंट बैठ कर के इन चीज़ों को देख रहे हैं और मैं उन्हें कह दूँगी कि तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। सिर्फ 2 मिनट। सीजन वेंजू का फेस देख करके, उसकी परेशानी को देख करके उसकी बात मान जाता है। दोनों साइलेंटली सिर्फ 2 मिनट के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। इसके बाद वेंजू सोचती है कि उसके पेरेंट ने उसे डांट लगाया कि सीजन से उसकी शादी करनी ही पड़ेगी वरना हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो सच बता देती है कि वो अपनी बहन की जगह पर आई हुई है। 2 मिनट बीत चुके हैं, वो वहाँ से जा सकता है। सीजन जाने लगता है। उसके पेरेंट आके पूछने लगते हैं कि वेंजू कैसे लगी। वेंजू ने तो ना ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन सीजन कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। एक फनी एंड कनिंग से स्माइल देते हुए सीजन वहाँ से चले जाता है। वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसके बाद सीजन बिजनेस ट्रिप पर निकल गया था। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। वेंजू एक कंपनी में इंटर्नशिप का जॉब कर रही थी। उसकी लाइफ काफ़ी टफ थी। इंटर्न्स के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है ये तो सारे ही जानते हैं। उसे लॉट्स ऑफ वर्क दिया जाता था, बट फिर भी वेंजू हार नहीं मानती थी। इसकी जो मैनेजर वन गर्ल थी ना, वो कहती है सीजन का इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि उसे तो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब वेंजू अपनी फ्रेंड को ये शेयर करती है। वो कहती है ज़रूर ही मैनेजर गर्ल तुमसे किसी चीज़ का बदला ले रही है। सीजन बहुत रेयरली ही किसी को इंटरव्यू दिया करता है। हमारी जैसी छोटी मैगजीन वाले कंपनी को वो भला क्यों इंटरव्यू देगा। इधर हम लोग सीजन को देखते हैं। वो बहुत ही सच में अकड़ू इंसान है। काम के अलावा उसे कुछ भी सोचता ही नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों उसने वेंजू से शादी किया था, वो हमें कहानी के एंड में ही पता चलने वाला है। वेंजू अपने घर जाती है। एज यूजुअल वो सोचती है वो सीजन से इस बारे में कैसे पूछे। 2 महीने में तुम लोगों ने बात भी नहीं किया है। तभी वो देखती है कि सीजन सामने खड़ा है, ऐसे नंगू पोंगू वो चेंज कर रहा है। वो कहने लगती है अरे सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम आज आने वाले हो। सीजन उसे कहता है कोई बात नहीं। वो चेंज करके आता है और दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। वेंजू से वो कहता है कि फाइनली मेरा बिजनेस ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं शहर में वापस आ चुका हूँ। वेंजू से कहती है कि क्या वो उसकी कंपनी में इंटरव्यू देगा। सीजन उसे पूछता है कि क्या वो उससे एक इंटर्न के तौर पर पूछ रही है या फिर वाइफ होने के नाते। वेंजू बोलती है दोनों में क्या डिफरेंस है। सीजन कहता है इट्स ऑब्वियस, अगर तुम इंटर्न के तौर पर पूछ रही हो तो मैं मना करूँगा, और अगर तुम वाइफ के तौर पर पूछ रही हो तो सोच सकता हूँ। वेंजू उसे कहती है कि मैं वाइफ होने के नाते पूछी हुई, जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और अगर तुमने इंटरव्यू के लिए हाँ कह दिया तो मेरा ये इंटर्नशिप एक परमानेंट जॉब में चेंज हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद सीजन वेंजू को ओके बोल देता है कि ठीक है, वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर उसने कोई डेट और टाइम नहीं बताया था। वो उससे कहता है कि तुम गेस्ट रूम में क्यों रह रही हो। वेंजू कहती है मुझे लगा कि शायद तुम्हें स्पेस चाहिए होगा और मेरे साथ तुम रूम शेयर करना नहीं चाहते। सीजन कहता है कि ये मेरा नॉर्मल मैरिज है, तो ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, मैं अपना सामान लेकर के आ जाती हूँ। कुछ घंटे बाद फ्रेशन अप होकर के वेंजू यहाँ पर आती है। वो यहाँ पर आती है तो वो सोच रही थी कि सीजन का क्या मतलब है इस बात का। वो अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे सीजन के बारे में पता था। वो उससे कहती यार वैसे भी वो एक मेल मॉडल की तरह लगता है, तुझे इतना हॉट है, आज ना तुम मौका मत ही जाने देना। तभी सीजन यहाँ पर आता है और वह गलती से वेंजू के फ्रेंड की बात सुन लेता है। वेंजू बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि उसे उसकी फ्रेंड की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मजाक कर रही थी। ऐसा कहते हुए वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। सीजन भी उसे ज़्यादा नहीं छेड़ता है। वो जानता था कि वेंजू उससे डरती है और ऊपर से दोनों के बीच जो फाइनेंशियल डिफरेंसेज है उस वजह से वेंजू खुद को सीजन के लायक नहीं समझती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपनी बहन की जगह पर सीजन से शादी कर रही है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस थी। जब वो सोने के लिए जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि सीजन उसके साथ रोमांस करेगा, बट वो उसे कहता है डोंट वरी, मुझे लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं है। अगली मॉर्निंग वेंजू पहुंचती है तो मैनेजर गर्ल उस पर गुस्सा करने लगती है। वेंजू जब बताती है कि उसने सीजन को इंटरव्यू के लिए मना लिया है तो वो और गुस्सा करने लगती है, खुश होने के बजाय। अब यहाँ पर जो वेंजू थी वो सीजन के सेक्रेटरी को कांटेक्ट करती है सीजन से डेट एंड टाइम लेने के लिए।
वो बोलता है वेंजू को बोलो मुझे कॉल करने के लिए। वेंजू उसे कॉल करती है तो वो बोलता है कि इस पेरेंट्स से मिलने के लिए चलना है। वेंजू तो इंटरव्यू के बारे में पूछ ही नहीं पाती है। वो सीजन के साथ जाती है घर पर तो देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही है। अपने घर वाला स्लीपर उसे दे रही है, बल्कि अपने घर में जब वो अपने ग्रैंड मदर के पास से वापस आई थी तो उसके मॉम डैड ने उसे बाहर का स्लीपर दिया था। अपने लोगों की तरह नहीं, यहाँ पर जो सीजन की माँ थी उसके डैड थे, वो लोग वेंजो से इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे कि वो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वेंजू के लिए ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि फैमिलीज ऐसी होती हैं। अब जानबूझ करके वो यहाँ पर सीजन के साथ इंटरव्यू की बात निकालती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सीजन बाद में मुकर गया तो कम से कम पेरेंट तो उसका सपोर्ट करेंगे। पेरेंट उसे पूछते हैं कि सीजन तुम्हें बुली तो नहीं करता ना। वेंजू कहती है नहीं नहीं मॉम, वो मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब सीजन उसे कंफर्म करता है कि वो उसे कब इंटरव्यू देने वाला है तो वेंजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन क्वेश्चंस वगैरह तैयार करके वो उस मैनेजर को देती है तो वो उल्टे उसी को सुनाने लगती है कि इतना घटिया इंटरव्यू तुम्हें लिखने के लिए किसने बोला था, मैं खुद ही देख लूँगी। ऑफिस के लोग उससे कहते हैं असल में सीचन ने इसे मना कर दिया था ना, इसी वजह से इससे इतना जेलस होता है तुमसे, तुम्हें इसकी बात माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है ये क्यों मुझसे जेलस होती है। घर जा कर के वो जब ये बातें सीचन को बताती है तो सीचन उस पर गुस्सा करने लगता है कि कंपनी में लोग इतने बुरी तरीके से तुम्हें ट्रीट करते हैं, फिर वहाँ क्यों काम कर रही हो। वेंजू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा नाम लेकर के कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहती, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं भी टैलेंटेड हूँ। यहाँ पर फिर सीचन वेंजू से कुछ नहीं कहता है। खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है तो फिर यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और पता लगाने के लिए बोलता है वेंजू के साथ कंपनी में क्या हुआ और वो लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो वेंजू को टॉर्चर कर रही है। ये सारी बातें वो उससे पता लगाने के लिए बोलता है। और वेंजू का तो ऐसा लगता था कि सीचन उसका केयर ही नहीं करता है। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो वेंजू काफ़ी नर्वस थी हर रोज़ की तरह। सीजन उसे कहता है तुम आराम से सो सकती हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। तो फिर तब वो जा कर के थोड़ा सा नॉर्मल होती है। अगले दिन सीजन को उसका सेक्रेटरी कहता है कि वेंजू के कंपनी में हमें जिस दिन टाइम दिया है उस दिन जाना होगा, तो उस दिन की सारी मीटिंग कैंसिल कर देने के लिए सीजन वेंजू को रिसीव करने के लिए उसकी कंपनी के नीचे जाता है। उसे मैसेज डालता है लेकिन वेंजू वो टाइम करने में बिजी थी और वो मैसेज देख नहीं पाती है। अपनी फ्रेंड के साथ वो काम कर रही थी और अपने हस्बैंड के बारे में उसे बता रही थी। तभी काम वाम ख़त्म करने के बाद वेंजू जब नीचे जाती है तो देखती है सीचन उसका इंतज़ार कर रहा है। वो ये देख के शौक हो जाती है कि वो इतना लेट नाइट यहाँ क्या कर रहा है। सीचन उसे कहता है मैंने तुम्हें मैसेज डाला था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस के नीचे। वो फ़ोन चेक करती है, असल में उसने ये मैसेज तो देखा ही नहीं था। पूरी रात यहाँ पर सीचन वेंजू का वेट करते रह गया। वो उसे सॉरी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा था। सीचन उसे काम डाउन होने के लिए कहता है कि मैं कपल होने के नाते तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए भी मैटर करती है। कोई नहीं अगर मैं पूरी रात तुम्हारे लिए जग करके तुम्हारा इंतज़ार किया तो। लेकिन वेंजू यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि पूरी रात कोई कम टाइम नहीं होता है किसी के इंतज़ार करने के लिए। अगले दिन वो जो सीजन था वो इंटरव्यू के लिए आने वाला था। अब वेंजू को लग रहा था कि वो आएगा ना, क्योंकि वो पूरी रात ऐसे जगा हुआ था। यहाँ वेंजू की कंपनी में एक लड़का था जो कि वेंजू का केयर कर रहा था, शायद वो उसे पसंद करता था, लेकिन वेंजू को उसकी इस फीलिंग के बारे में नहीं पता था। वो मैंने से कल इंटरव्यू को क्वेश्चंस वगैरह लेकर के रेडी थी। उसकी भी जो ऊपर की बॉस थी ना वो उसे डांट लगाती है और उसे कहती है कि आज के इंटरव्यू में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब वेंजू काफ़ी लेट हो रहा था उसे आने में क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। सारे वेंजू को डांट लगाने लगते हैं कि कहीं उसने झूठ तो नहीं बोला। लेकिन वेंजू यहाँ पर सीचन को कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि ट्रैफिक में फंसने की वजह से वो अपनी वाइफ को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो ट्रैफिक से निकल करके पैदल ही चलते चलते वेंजू के कंपनी तक आ जाता है, जहाँ कंपनी में वो लोग यहाँ पर वेंजू को डांट लगा रहे थे कि वह कितनी इररिस्पॉन्सिबल है, अब तक सीचन आया नहीं है। उसकी जो मैनेजर गर्ल थी वो उसे धक्का दे देती है तो सीचन आके उसे संभाल लेता है। अब यहाँ सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि सीचन को साफ दिख गया था कि वो लोग एक गर्ल को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। वेंजू इसे इशारा करती है शांत रहने के लिए क्योंकि उससे पता था अगर सीचन का दिमाग खिसकाना तो वो सबको बता देगा कि वो उसकी वाइफ है और फिर तो वो लोग गए ही सही।
इसके बाद सीचन नोटिस करता है कि वेंजू की तबीयत ख़राब है। वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस का उतने अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वेंजू इंटरव्यू नहीं ले रही थी। और यहाँ पर वो मैनेजर का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन वो तो वेंजू को मैसेज करने में ही बिजी था। जैसे तैसे करके यहाँ पर इंटरव्यू फिनिश किया जाता है। वो चीज़ों को क्लियर कर देता है कि असल में वो मैरिड है। ये सुन करके यहाँ पर सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि सीचन के सीक्रेट मैरिड के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं सीचन के वाइफ के बारे में जानने के लिए। वहाँ सीचन का नज़र जाता है, वो ऑफिस का है, वेंजू को कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा था। तभी सीचन के कंपनी की एक गर्ल आती है और वो उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए काफ़ी क्लोज है वो उसके ये दिखा रही थी। वेंजू को लगने लगता है कि कहीं सीचन और वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा ही क्लोज तो नहीं थे। वो दोनों बचपन के फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन सीचन ने उसे कभी भाव नहीं दिया। वो उसे छोड़ करके वेंजू के पास चले जाता है। उस लड़के का कॉफ़ी उसे रिजेक्ट कर देता है और वेंजू को अपने पास से हॉट पैट देते हुए वहाँ से लेके जाता है। वेंजू कंपनी के बाद छुपते छुपाते सीचन के कार में जाती है। वो उसे कहता है, मैंने कहा था कि मैं ये रिलेशनशिप हिडन नहीं रखने वाला हूँ, तो तुम्हें छुप के आने की ज़रूरत नहीं है। वो नोटिस करता है कि वेंजू को फीवर है एंड आफ्टर दैट वो उसे हॉस्पिटल ले करके जाता है जहाँ पर उसे आईवी ड्रिप लगा हुआ था। और वो तब तक वहाँ पर बैठता है जब तक कि वेंजू का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता। वेंजू का लाइफ में उसके ग्रैंड पेरेंट के अलावा कभी किसी ने इतना केयर नहीं किया था। सीचन पहला इंसान था। वो दोनों वहाँ से घर लौटते हैं। वेंजू अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने लगती है। वो लोग वीडियो कॉल पर थे। वो लोग पूछ रहे थे कि सीचन उससे अच्छे से रखता तो है ना। वेंजू कह देती है कि हाँ, वो उसे अच्छे से रखता है, उसे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीचन इन बातों को सुनता है। उसे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वेंजू सच में उसे थोड़ा अलग ही समझती है और उसे अपने पूरे तरीके से हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं है। चेंज वेंज करके वेंजू जब सोने के लिए जाती है तब उसे तेज़ फीवर था। सीचन इस चीज़ को नोटिस करता है और उसे दवा वगैरह देता है। जब वो सोने के लिए जाता है तब नींद में ही वेंजू यहाँ पर सीचन को हक कर लेती है। सीचन कहता है खुद से कि अगली सुबह ये खुद ही बहुत ऑकवर्ड होने वाली है, और होता भी वही है। अगली मॉर्निंग जब वेंजू जगती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड थी क्योंकि वो खुद सीचन को हक करके सो रही थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि शायद उसकी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। वो देखती है कि सीचन ने उसे कल रात दवा वगैरह दिया था। तभी वेंजू को उसके पेरेंट का कॉल आता है और वो लोग उसे घर पर खाने के लिए बुला रहे थे। वेंजू यहाँ पर सीचन को बोलती है चलने के लिए, तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग घर पर जाते हैं तो सीचन नोटिस करता है वेंजू के जो पेरेंट थे ना, वो लोग उसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनके बीच चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड है। वो लोग उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं और हम जिससे अनफेमिलियर होते हैं ना, उन्हें ही ऐसे पुकारते हैं। अब यहाँ पर वेंजू को प्रेशर दिया जा रहा था कि सीचन के बेबी को कंसीव करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो लोग अपने बिज़नेस का फ़ायदा ले सके। लेकिन वेंजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सीचन का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाए, तो वो अपने पेरेंट को कह देती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। आफ्टर दैट वो सीचन को वहाँ से लेकर के जाती है। सीचन अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नोटिस कर चुका था कि उसकी फैमिली वेंजू से प्यार नहीं करती है। वो वेंजू का पहले से कहीं ज़्यादा केयर रखना चाह रहा था। रात में जब वेंजू सो रही थी तो वो जानबूझ करके उसे खुद को हक करवा लेता है। अब अगली सुबह जब वेंजू जाती है तो वो सोचती है वो तो इतने आराम से सो रही थी, फिर उसने सीचन को हक कैसे कर लिया। सीचन कहता है मे भी नींद में तुमने मुझे हक कर लिया हो। वो बस धीरे धीरे वेंजू को खुद की आदत लगा रहा था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू अच्छे नहीं होने की वजह से मैनेजर 2 मैनेजर 1 को डांट लगा रही होती है और वो अपना गुस्सा वेंजू पे निकालते हुए कहती है हमें सीचन की कंपनी जाना होगा दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सीचन से रिक्वेस्ट करते हैं इंटरव्यू दोबारा देने के लिए। सीचन कहता है ठीक है, अगर अगले 1 हफ्ते के लिए वेंजू मेरी सेक्रेटरी बन करके रहेगी मेरे कंपनी में तो मैं इंटरव्यू के बारे में सोच सकता हूँ। इस वजह से वो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान भी पाएगी। वैसे तो ये सेक्रेटरी यहाँ पर मैनेजर वर्ल्ड बनना चाहती थी, लेकिन वो वेंजू को ही ऑफ़र करता है, तो मजबूरी में यहाँ पर उन्हें ये बात माननी पड़ती है क्योंकि सीचन का इंटरव्यू काफ़ी मैटर करता है। अभी से ही वेंजू सीचन के कंपनी में थी। वो उसे कहती है यार अब तुमने ये क्यों किया। सीचन उसे कहता है ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, और क्यों। इसी वजह से वो वेंजू को सोफे पर आराम करने के लिए बोलता है। उसकी तबीयत एक्चुअल में ठीक नहीं थी तो वहीं सोने लगती है। सीचन उसे देखने के लिए जाता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी क्लोज थे। वेंजू की नींद खोलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहोगी।
वेंजू इससे पहले कुछ जवाब दे दी खुद ही आगे बढ़ के वो उसे किस कर लेता है। सीन कट करके हमें सीचिन के घर का सीन दिखाया जाता है। दोनों रोमांस करते हुए घर पर जाते हैं, लेकिन सीचिन नोटिस करता है कि अभी उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो वह चीज़ों को रोक देता है और खुद बात लेने के लिए चले जाता है। वेंजू सोच रही थी कि शायद वो बेबी नहीं चाहता है, इसी वजह से अब वो रोमांस नहीं कर रहा है, लेकिन सीचिन को ऐसा लग रहा था कि वेंजू इन चीज़ों को लेकर के कंफर्टेबल नहीं फील करेगी। दैट्स वाई वो खुद को आज रात के लिए रोक देता है। वेंजू के पास जाता है और चुपचाप उसके बगल में सो जाता है। अगली मॉर्निंग वेंजू सीचिन के साथ उसकी टेम्पररी सेक्रेटरी बनकर के उसकी कंपनी में जाती है। सारे लोग लिफ्ट में नोटिस कर रहे थे सीचिन के फेस पर किसके मार्क हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि वेंजू उनकी वाइफ है। सीचिन ने वेंजू से गुड बाय किस मांगा था, गुड मॉर्निंग किस मांगा था, और उसके लिपस्टिक का मार्क उसके फेस पर रह गया था। वेंजू उसका लिपस्टिक का मार्क हटाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लिफ्ट में कोई देख ना ले इस वजह से काफ़ी ऑकवर्ड थी। पूरे ऑफिस में गॉसिप हो रहा था इसी बारे में। सीचिन के ऑफिस में अंदर वेंजू जाती है और वो जल्दी जल्दी उसका फेस यहाँ पर क्लियर करने लगती है। वो कहती है, यार ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड है, तुम्हें पता है कि मैं दूसरी कंपनी में इंटर्न हूँ, और अगर मेरी आइडेंटिटी यहाँ रिवील हुई तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सीचिन कहते हैं, क्यों सही नहीं होगा, ये मेरी कंपनी है और मैं डिसाइड करूँगा ना किसे रहना है किसे नहीं रहना है, कौन मेरी वाइफ बनेगी और कौन नहीं। तुम ओवर थिंक मत करो। वो तो बस यहाँ पर वेंजू का फिक्र कर रहा था। लंच टाइम में वो लोग लंच करने के लिए साथ में जाते हैं। कैफेटेरिया में सारे लोग उन्हें घूर रहे थे। तभी वही सीचिन की कंपनी गर्ल आती है और वो यहाँ पर वेंजू को सीचिन के साथ देख करके काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि वो लड़की कौन है जो कि सीचिन के इतने क्लोज है। यहाँ पर वह सीचिन से बात करने के लिए जाती है। उसने अब तक सीचिन की वाइफ का नंबर निकाल लिया था और वेंजू कंसल्ट करने के लिए उसके सामने उसे कॉल लगाती है, लेकिन जब सामने से वेंजू फ़ोन उठाती है तो उसके शकल के तो हवाएं ही उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि असल में वेंजू ही सीचिन की वाइफ है, और ये बात कंपनी में सबको पता चल जाता है। लंच करने के बाद जब वेंजू कंपनी की तरफ जा रही थी तभी वो नोटिस करती है कि वॉशरूम में यहाँ पर कुछ लड़कियाँ गॉसिप कर रही है वेंजू के बारे में, उसके बारे में बुराई कर रही है। इससे पहले कि वेंजू से कुछ बोल पाती है वो ऑफिस गर्ल जानबूझकर के बीच में आती है और कमेंट के तौर पर वेंजू का इंसल्ट करते हुए उसका केयर करने की एक्टिंग कर रही थी। वेंजू इस चीज़ के लिए काफ़ी भड़क रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर सीचिन आ जाता है और वो उन लोगों को गॉसिप करने के लिए मना करते हुए वेंजू को वहाँ से लेकर के जाता है। वहाँ से लेकर के जाने के बाद सीचिन वेंजू को समझाता है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम मेरा नाम ले सकती हो, कभी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हो, तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारे बारे में लोगों को छुपा करके रखूँगा। वेंजू को अच्छा लग रहा था कि सीचिन उसका केयर कर रहा है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि वेंजू ने पहले से ही प्रोटेक्शन खरीद के रखा है। वेंजू को वो छेड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ रोमांस करने के लिए? वेंजू कहती है, तभी तो मैं इन चीज़ों को बाई करके लेके आई हूँ। एंड आफ्टर दैट फाइनली वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं शादी के 3 महीने बाद। हालांकि सीचिन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेंजू यहाँ पर सच में खुद से इन चीज़ों के लिए इनिशिएट करने वाली है। इसके बाद हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सीचिन तो वेंजू के बारे में ही सोच रहा था, जो कुछ कल रात हुआ उसके बारे में। एंड आफ्टर दैट वो उस मैनेजर गर्ल से गुस्सा होकर के उसका ट्रांसफ़र कर देती है क्योंकि उसने वेंजू का इंसल्ट किया था। इस बात से अनजान वेंजू सीचिन के कंपनी में पहुंचती है और यहाँ पर वो उसके लिए लंच वगैरह लेकर के गई हुई थी। वो यहाँ पर सीचिन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का कोशिश कर रही थी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह पूछ रही थी। तभी काफ़ी गुस्से में उसके मैनेजर गर्ल आती है और कहती है कि तुमने मुझे जॉब से ट्रांसफ़र क्यों किया अपनी वाइफ के लिए? वेंजू कहती है, 1 मिनट, पहली बात कि जो तुम ये कह रही हो कि मेरी वजह से अगर ये है भी तो सीचिन बिल्कुल सही है। मैं सीचिन की वाइफ हूँ, तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाकर के ज्ञान देने के लिए? क्या मैंने तुम्हारी मदद मांगी? क्या मैंने कहा कि तुम मेरा सपोर्ट करो वहाँ पर? मुझे भी क्रिटिसिज्म समझ में आता है। बेहतर किया सीचिन ने जो भी किया, और वो मेरा हस्बैंड है, ऑब्वियसली वो मुझे सपोर्ट ही करेगा। क्या वो तुम्हें सपोर्ट करेगा? वो तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता ना। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए थी। कंपनी में काम करती हो तो उसी हद में काम करो, उसके क्लोज आने की कोशिश करोगे तो यही होगा। पहली बार वेंजू ने सीचिन का सपोर्ट किया था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे उसे अपना मानने लगी है। आफ्टर दैट उस मैनेजर गर्ल को वहाँ से भेज दिया जाता है और सीचिन और वेंजू दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
सीजन भाई साहब तो वेंजू के साथ ऑफिस में ही रोमांस करते हैं। वेंजू काफ़ी टायर्ड हो गई थी। घर पर जाने पर वो देखती है कि सीजन ने पूरा पूरा कलेक्शन ही बाई करके रखा हुआ है प्रोटेक्शन का। वो वेंजू को काफ़ी छेड़ रहा था, लेकिन वेंजू कहती है कि वो ऑफिस के काम की वजह से बहुत ही टायर्ड हो गई है, तो वो दोनों से फक करके ही सो जाते हैं। आफ्टर दैट अगली मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वेंजू के इंटरव्यू की वजह से उसको यहाँ पे जो है इंटर्नशिप से उसे परमानेंट जॉब कर दिया जाता है। जो वो गाय था वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा जेलस हो रहा था, और मैनेजर 1 इस बात का फ़ायदा उठाती है। इस गाय को वेंजू के खिलाफ भड़का देती है कि उसने शुगर डैडी रखा हुआ है, इसी वजह से तो सीचन ने मुझे छोड़ करके वेंजू के इंटरव्यू को हाँ कहा और उसे ही 1 हफ्ते के लिए यहाँ अपनी सेक्रेटरी बना के रखा। अब वो लड़का यहाँ पर वेंजू को फॉलो कर रहा था, तो वो देखता है कि वेंजू यहाँ पर सबसे छुपते छुपाते सीचन की कार में एंटर कर गई है। अब यहाँ पर उसका ये जो डाउट था वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सीचन उससे पूछता है कि वो लड़का क्या बोल रहा था। वेंजू कहती कुछ नहीं है, मेरे कंपनी का ही एम्प्लॉय है। उसे तो पता ही नहीं था कि वो उसके बारे में क्या घटिया सोच रहा है। वो उनके फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे क्लिक कर लेता है। अब वेंजू एक नए बॉस के बारे में सर्च कर रही थी, उसे उसका इंटरव्यू लेना था। वो भी काफ़ी टफ इंसान था और उसे कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। लेकिन जब वो दूसरे लड़के के बारे में सर्च कर रही थी तब सीचन भाई साहब को जेलसी होने लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। आफ्टर दैट वेंजू उस नए बॉस से मिलने के लिए जाती है, उससे अच्छे से बिहेव करता है। ऑफिस के बाद सीचन वेंजू को रिसीव करने के लिए तैयार था। अब उसकी कंपनी में नहीं पता था सीचन और वेंजू की शादी के बारे में, तो वो वहाँ लोगों को जाने के लिए बहाना करके भेज देती है और सीचन के कार में छुप करके इंटर कर जाती है। सीचन कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेकार हूँ जो तुम ऐसे रिलेशन से फाइट करके रखे हो। वेंजू से समझाती है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। हमारा रिलेशनशिप अभी पब्लिक नहीं है, मैं कोई और ड्रामा नहीं चाहती। सीचन उसकी बात मान जाता है, लेकिन ये जो वेंजू की कंपनी का गाय था वो वेंजू से जेलस होकर के उसके ये पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है। अगले दिन जब वेंजू कंपनी पहुंचती है तो उसका ये फ़ोटो वायरल हो रहा था। सारे लोग वेंजू को जज कर रहे थे कि सीचन उसका शुगर डैडी है। ये बात सुनकर के वेंजू काफ़ी भड़क जाती है और उन लोगों को शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है। तब तक सीचन भी वेंजू के सपोर्ट में आ जाता है। जिस लड़के ने ऐसा किया था उसके खिलाफ वो पुलिस में कंप्लेन कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने जो किया था वो मेरे वाइफ के खिलाफ हरेसमेंट है और मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। वेंजू को अच्छा लगता है कि सीचन उसके सपोर्ट में अब कंपनी में सारे लोगों का मुंह बन जाता है और उन्हें अब डर भी लग रहा था कि उन लोगों ने वेंजू के साथ इस तरीके से बुरा बिहेवियर किया है और अगर वो यहाँ पर सीचन को कंप्लेन कर देती है तो फिर तो उनके लिए पंगे ही बढ़ जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद सीचन वेंजू को काम डाउन करता है और कहता है कि उसने सही किया अपने शादी का सर्टिफिकेट दिखा करके। अगले दिन जो वेंजू थी वो उस गाय से वापस से मिलने के लिए जाती है, उसे उसका इंटरव्यू भी लेना था। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाता है। अब दोनों को इस बंद लिफ्ट से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। वेंजू को ध्यान आता है कि सीचन ने कहा था कि जब भी ज़रूरत हो वो उसका हेल्प ले सकती है, तो वो हिम्मत करते हुए पहली बार सीचन को हेल्प के लिए कॉल करती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो सीचन ने उसका हेल्प किया था, इस लिफ्ट से उसे निकाला था। अब यहाँ पर वो जाती है और सीचन को गले से लगा लेती है। सीचन को वो थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए और वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए। सीचन कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे खुद के लायक समझा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकूँ। वेंजू जाने अनजाने ना जाने कब सीचन के इतने क्लोज हो जाती है और वो इमोशनली उस पर डिपेंडेंट भी होने लगती है। वो बंदा यहाँ पर वेंजू से उसका हालचाल लेने के लिए कॉल करता है कि वो ठीक तो है ना। असल में वो वेंजू में इंटरेस्ट ले रहा था। वेंजू को वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। जब इंटरव्यू के लिए जाती है तब सीचन उसे मैसेजेस कर रहा था, लेकिन वेंजू इंटरव्यू में बिजी थी और वो उसके मैसेजेस को देख नहीं पाती है। कुछ देर तक जब वेंजू रिप्लाई नहीं देती है तो सीचन को रहा नहीं जाता है और वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए चले जाता है। जब उससे मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि वेंजू उस बंदे का इंटरव्यू ले रही है। वो यहाँ पर जानबूझ करके वेंजू की शादी का रिंग दिखा रहा था उसे। वेंजू सीचन को ये करके इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरा हस्बैंड है। बेचारा उस लड़के का थोड़ा सा यहाँ पर मुंह बन जाता है, क्योंकि कहाँ वो वेंजू को परसू करने का प्लान कर रहा था, वो तो शादीशुदा निकली।
इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद विंजू अपनी कंपनी चली जाती है और सीजन अपनी कंपनी। रात में जब वो लोग घर पे मिलते हैं तो सीजन अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंजू को किस करने लगता है और कहता है कि मुझे काफ़ी जेलस होता है जब तुम किसी और से इंटरव्यू वगैरह लेती हो। तो विंजू से कहती है कि ये मेरा काम है, लेकिन वो सीजन के जेलसी को समझ पा रही थी। अगले दिन वो ऑफिशियली अपना इंटरव्यू यहाँ पर कंप्लीट करती है। वो बंदा तो डायरेक्टली बोल रहा था कि अगर विंजू शादीशुदा नहीं होती तो वो उसे जेन्युइनली परसू करता। आफ्टर दैट वो लोग ऑफिस के बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि लेट नाइट सीजन विंजू को रिसीव करने के लिए आ जाता है। उन दोनों के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं ये देख करके थोड़ा सा उस न्यू गाय को जेलस हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये गलत है। सीजन और वेंजू दोनों मैरिड है और दोनों एक साथ खुश हैं, तो वो उनके रिलेशनशिप में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन वेंजू का एक्स गाय जो कि उसके ऑफिस में काम करता था वो वेंजू को परेशान करने का प्लान करता है। उसे तो जॉब से निकाल दिया गया था ना, तो वेंजू इतना खुश कैसे रह सकती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले दिन वेंजू अपनी कंपनी जाती है। दूसरा इंटरव्यू भी कंप्लीट करके जब वो देती है तो वो इतना अच्छा काम करी है देख करके मैनेजर वन को काफ़ी जेलस हो रहा होता कि सारे लोग जो कि उसे रिजेक्ट कर रहे थे क्यों उसे चूज कर रहे हैं। वो यहाँ पर सीजन का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है ताकि वेंजू के थ्रू उसकी कंपनी का फ़ायदा हो सके। वेंजू यही सोचते सोचते कंपनी से बाहर निकलती है। सीजन को कॉल किया तो उसने उससे मिलने के लिए बोला था, लेकिन वो कंपनी का वेंजू को फॉलो कर रहा था। वेंजू वहाँ से सेफली निकलती है क्योंकि सीजन ने उसे रोक दिया था। उस बंदे की पिटाई लगाता है और उसे वार्न करते हुए कहता है मेरी वाइफ के पीछे आने का कोशिश करोगे तो मार दिए जाओगे। यहाँ पे वेंजू को पता नहीं था सीजन उससे मिलने के लिए जाता है। एक तो वेंजू कन्फ्यूजन में थी, वो सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ऑफिस के लोगों का कहना था कि मतलब सीजन के पावर का इस्तेमाल करो उनकी कंपनी को और प्रमोट करने के लिए और उन्हें फ़ायदा दिलाने के लिए, लेकिन वेंजू ऐसा साफ तौर से मना कर देती है। हालांकि वह सीजन को इस बारे में नहीं बताती क्योंकि ये उसका डिसीजन था। अगले दिन वो कंपनी में खुद ही रिज़ाइन कर देती है। उसे ऐसे घटिया कंपनी में नहीं रहना था। जो मैनेजर 2 थी उसे इस चीज़ का बुरा लगता है क्योंकि वो वेंजू जानती थी कि अच्छे से काम कर रही है, लेकिन मैनेजर 1 की वजह से वो जॉब छोड़ रही है। उसे ये बात पता चलता है तो वो मैनेजर 1 को बहुत ही डांट लगाती है। किसी से बिना कुछ कंप्लेन किए वेंजू चुपचाप अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। ये बात सीजन को पता चलता है कि वेंजू ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। वो जानता था कि ज़रूरी कोई बड़ा रीज़न होगा। वो वेंजू से मिलने के लिए जाता है। उसने उसके लिए एक महंगा सा कार खरीदा था और वो वेंजू को गिफ्ट करता है जो कि वेंजू को काफ़ी पसंद आता है। वो ड्राइव करते हुए सीजन के साथ आगे बढ़ती है, तभी उससे कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई है। वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पे देखती है कि उसके ग्रैंडफादर का तबीयत ख़राब है। जो उसके पेरेंट है पैसा ना होने का बहाना बना करके वो लोग ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे। वेंजू उन्हें कॉल करती है और उन्हें बहुत ही डांट लगाती है। अब वो लोग मजबूरी में यहाँ पर वेंजू के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाते हैं। उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही परेशान थी, लेकिन सीजन यहाँ पर वेंजू का हेल्प करता है और ग्रैंडफादर के ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर बुला देता है। तभी वहाँ पर वेंजू के पेरेंट आते हैं। वो कहते हैं कि वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो, सीजन से तो तुम्हें हमें हेल्प दिला नहीं रही हो। तुम्हारी बहन वापस आ चुकी है और अब तुम्हारी शादी तोड़ने का वक्त आ चुका है। वैसे भी शुरुआत से ही सीजन की शादी तुम्हारी बहन से होने वाली थी और तुम अगर हमारी हेल्प नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ पर ये जो सीजन है उसे छोड़ दो, उसका डाइवोर्स दे दो, तो हम ज़रूर ही ग्रैंड पेरेंट का ट्रीटमेंट यूजुअली कराते रहेंगे। उनके जाने के बाद ग्रैंड मदर वेंजू से पूछती है वो क्या सोच रही है। वेंजू को भी यही सही लगता है। सीजन को नहीं पता था कि वेंजू क्या प्लान कर रही है। उसके पेरेंट वेंजू को उसका ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो फ़ोन रखता है वेंजू यहाँ पर सीजन की तरफ से दिए गए अब तक के सारे पैसे, सारी ज्वेलरीज और कार के की ला करके सीजन को लौटाते हुए कहती है कि शुरुआत से ही हमारा रिश्ता हम दोनों के लिए नहीं था। तुम मेरी बहन के होने वाले हस्बैंड थे, अब शायद वक्त आ गया है इन चीज़ों को ख़त्म करने का।
वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करके सीजन को दे रही होती है। सीजन वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है और कहता है कि तुमने मजाक समझ करके रखा है। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे तुम्हारी बहन से ही शादी करना होता तो मैं तुम्हें क्यों चूज करता? मुझे तुमसे पहली नज़र का ही प्यार हो गया था। आई नो मुझे इमोशंस शो करने नहीं आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी ऐसी ज़रूरत और ऐसी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं पाऊँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। जब ये बातें यहाँ पर वेंजू को कन्फेस करता है तब वेंजू को एहसास होता है कि असल में सीचिन उससे बहुत ही प्यार करता है और अब वो डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक सीचिन नहीं चाहेगा वो उसे छोड़ करके किसी हालत में नहीं जाएगी। वो घर पर जाती है जहाँ पर कि उसकी बहन आई हुई थी। थैंकफुली उसकी बहन अच्छी थी और वो वेंजू को समझ रही होती है। वेंजू हिम्मत करके घर में अंदर जाती है, अपने पेरेंट को कहती है एक बार जब उसने सीचन से शादी कर लिया तो वो ये रिश्ता नहीं तोड़ने वाली है। आप लोगों ने वैसे भी आज तक कभी मुझसे प्यार जताया ही नहीं है, मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। उनका कहना था या तो फिर तुम्हारा ये कंपनी का जो भी बैंकरप्टी वाला सिचुएशन है उसे सॉल्व कर दो या तो फिर सीचन को छोड़ दो। उसकी बहन यहाँ पर पर्सनली सीचन से बात कर रही थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सीचन और उसकी बहन के बीच अच्छी बातें हो रही हैं और वेंजू से डाइवोर्स दे देगी। उसकी बहन यहाँ आकर के वेंजू का सपोर्ट करती है, उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है आज तक मेरे माँ बाप ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हें इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही इनकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। वो अपने पेरेंट को कहती है वो कोशिश करेगी उनकी कंपनी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, और अगर नहीं निकाल पाए तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन वेंजू को परेशान नहीं करने के लिए और वो सीजन से शादी नहीं करने वाली है, वो ये बातें क्लियर कर देती है। वो वेंजू से माफ़ी मांगती है कि बहन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने शुरुआत से कभी तुम्हें समझाई नहीं। उसकी बहन बहुत अच्छी थी, वो वेंजू को असल में मानती थी। तब जा कर के वेंजू के लाइफ का जो प्रॉब्लम था वो फाइनली सॉल्व हो जाता है। वो बहुत ही खुश थी, उससे सीचन से अलग होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी के एंडिंग में सीचन और वेंजू दोनों सबके सामने ओपनली मस्त बैंड बाजा बारात के साथ शादी कर लेते हैं और इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। वेंजू खुश थी कि वो सीचन की लाइफ की प्रायोरिटी है, ना कि कोई ऑप्शन है और ना ही कोई सेकंड चॉइस है, जिस वजह से वो वेंजू से शादी कर रहा था, क्योंकि अब तक तो उसे इसी बात का एहसास था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।